अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। कभी कभी कुछ सच्चाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि रूह तक कांप जाती है। ये है एएस हॉरर मीडिया, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनजाना डर, एक खौफनाक रहस्य। अगर आप में है डर को सहने की हिम्मत, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एएस हॉरर मीडिया को। हर रोज देखिए ऐसी कहानियां जो आपकी नींदें उड़ा देंगी। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला डर कब दस्तक देगा कोई नहीं जानता। मेरा नाम रघुनाथ वर्मा है, मगर लोग मुझे रघु बुलाते हैं। उम्र अब 38 हो चुकी है और पिछले 18 सालों से मैं सड़कों का बंजारा बनकर जी रहा हूं। ट्रक चलाते हुए सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, शायद ही कोई मौसम हो जो मैंने सड़कों पर ना झेला हो। पर जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है। ये उस रात की सच्चाई है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा राज जो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्त बलवंत की, जिसे मैं प्यार से बल्ली बुलाता हूं। हम दोनों बचपन के साथी हैं और पिछले 10 साल से एक ही ट्रक पर साथ चलते हैं। उसने मेरा साथ हर मुश्किल में दिया है, लेकिन उस रात माया घाटी की तरफ बढ़ते हुए हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें हमारी ही दुनिया से बाहर खींच रहा हो। सफर की शुरुआत वो दिसंबर की ठंडी रात थी। जम्मू की गलियों में कोहरा धीरे धीरे पसर रहा था। हमने श्रीनगर से फल, सूखे मेवे और मसाले लादे थे और अब पंजाब की ओर निकल रहे थे। हमारा ट्रक पुराना तो था, मगर मजबूत था। बल्ली ने चाय का एक कप उठाया और मुझसे कहा, रघु, आज रास्ता कुछ अलग सा लग रहा है। मैंने मजाक किया, चाय में दारू मिलाई क्या तूने? हम दोनों हंसे, लेकिन शायद वो हंसी आखिरी थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एक डरावना सच था। अजीब आवाजें और कोहरा। जैसे ही हम जम्मू से आगे निकले, रेडियो ने एक अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ बोलना शुरू किया, मानो कोई टूटी फूटी आवाज में कुछ कह रहा हो। आह माया, मत जाना। बल्ली ने झट से वॉल्यूम कम किया। तूने सुना ये क्या बोला रेडियो? मैंने कहा, सुनने का वहम होगा, पर दिल में कुछ गड़बड़ जरूर लगी। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक का इंजन अचानक झटका खाने लगा। हेडलाइट्स के आगे सफेद धुंध छा गई। वो धुंध इतनी घनी थी कि हमें सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क का बोर्ड एक मोड़ पर हमें एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर लाल रंग से लिखा था, माया घाटी में आपका स्वागत है, चेतावनी, रात में न रुकें, पीछे लौटना मना है। मैंने ट्रक रोका और बोर्ड को देखा। बल्ली ने कांपती आवाज में कहा, कभी सुना है इस घाटी के बारे में? नहीं, मैंने कहा, शायद कोई पुरानी जगह है, पर अब हमें निकलना ही होगा। पर जैसे ही हम ट्रक में वापस चढ़े, एक बच्ची रास्ते के बीच में खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बेहद शांत और अजीब आंखों से हमें देखती हुई। उसने सिर्फ एक बात कही, उन्हें मत जगाना, वो सो रहे हैं। और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। उनकी नींद को मत तोड़ो। बच्ची की बात अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। उन्हें मत जगाना, वो सो रहे हैं। ये शब्द किसी चेतावनी जैसे नहीं थे, बल्कि ऐसा लगा मानो किसी अभिशाप की शुरुआत हो। मैंने बल्ली की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूखे और आंखें डरी हुई। बल्ली, तुझे भी दिखी ना वो बच्ची? उसने धीमे से सिर हिलाया। किधर गई? मैंने उतर कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। न कोई बच्ची, न पैरों के निशान, न ही कोई आवाज। ट्रक का अजीब बर्ताव। हमने खुद को संभाला और ट्रक में वापस बैठ गए। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, ट्रक ने खुद ब खुद हल्का झटका खाया और एक भयंकर झनझनाहट सी हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने इंजन में हथौड़ा मार दिया हो। अबे ये क्या था? बल्ली चीखा। मैंने डैशबोर्ड देखा, सब गड़बड़ हो गया था। स्पीडोमीटर उल्टा घूम रहा था, तेल का मीटर फुल दिखा रहा था, जबकि टंकी आधी खाली थी। रेडियो फिर चालू हो गया, बिना किसी ने छुए। रेडियो से फिर आवाज आई, नींद में जो सोते हैं उन्हें जगाया तो मौत जागेगी। हम दोनों ने रेडियो उखाड़ फेंका, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। बल्ली कांपते हुए बोला, रघु, क्या ये ट्रक में कुछ है या इस घाटी में? मैंने गुस्से में कहा, कुछ नहीं है यार, तुझे डर लग रहा है बस। चल निकलते हैं यहां से। माया घाटी की सड़कों पर हमने ट्रक बढ़ाया, लेकिन अब रास्ते बदल चुके थे। वो जीपीएस पर जो रोड थी, वो अब हमारे सामने नहीं थी। हर मोड़ के बाद वही पेड़, वही पत्थर और वही मोड़ दोबारा दिखता। रघु, लगता है हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं। मैंने नक्शा देखा।
और हैरानी की बात यह थी कि ट्रक की लोकेशन घूम रही थी गोल गोल। कोई जीपीएस लोकेशन फिक्स नहीं हो रही थी। अचानक बल्ली ने चिल्लाकर ब्रेक लगाने को कहा, रघु आगे देख। सामने वही बच्ची फिर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, जैसे गड्ढों में बदल गई हों। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, जाग गए हैं। और फिर पूरा जंगल चीख उठा। अजीब जीवों की चीखें चारों ओर से, जैसे जानवरों की नहीं, इंसानों की दर्द भरी चीखें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन नींद से जाग गया हो। बल्ली ने मेरी बांह पकड़कर कहा, रघु, ये जगह इंसानों की नहीं है, ये किसी और की है। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से घुमाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते खुद ब खुद बंद हो रहे थे। पेड़ अपनी जगह से हिलकर रास्ता रोक रहे थे। वो जाग गए हैं, ये शब्द अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो हमारे दिमाग में गूंज रहे थे, मानो कोई हमारे अंदर बोल रहा हो। ट्रक का टायर फट गया। हम एक झटके में झाड़ियों में जा गिरे। बाहर अंधेरा और कोहरा था। बल्ली ट्रक से निकलते हुए बड़बड़ाया, रघु, मैं उस बच्ची को फिर देख रहा हूं, वो अब हमारे पास है। मैंने बाहर झांका और देखा वो बच्ची अब हमारे ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और मुंह से खून टपक रहा था। ट्रक बोनट पर बैठी वो बच्ची अब हमें घूर रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहा था, जैसे कोई पुरानी सड़ी गली लाश हो। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, आंखें काली गहराइयों में बदल चुकी थीं। बल्ली कांपते हुए बड़बड़ा रहा था, ये सपना है रघु, बोलना ये सपना है। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब हकीकत है। मैं अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज मेरी मुट्ठी में आया, बच्ची की आंखों में जलन सी दिखी। वो चीख कर उठी और अंधेरे में गायब हो गई। हम दोनों ट्रक से उतरकर इधर उधर भागने लगे, कोई रास्ता तलाशते हुए। मगर जो भी रास्ता पकड़ते वो वहीं पर लौट आता जहां से चले थे। हमने तय किया कि ट्रक वहीं छोड़कर पैदल निकलना होगा। कुछ किलोमीटर चलते रहे, लेकिन हर तरफ घना जंगल और अजीब सी खामोशी। एक जगह हमें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, माया के सोए हुए देवताओं को न जगाओ, नींद में है वो और नींद में ही रहना उनका धर्म है। बल्ली ने धीमे से कहा, देवता? ये कोई देवता लगते हैं तुझे? मैंने कहा, शायद ये घाटी किसी प्राचीन कबीले की जगह रही हो, कोई आदिवासी परंपरा। हम मंदिर के अंदर गए। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था, बिल्कुल शांत, आंखें बंद और शरीर पर राख लगी हुई। हमने जैसे ही कदम रखा, उसने आंखें खोली और बोला, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब लौट नहीं पाओगे। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वो? बाबा ने धीमी आवाज में बताया, माया घाटी कोई आम जगह नहीं, ये एक नींद है बेटा। यहां सदियों से एक शक्ति सो रही है। वो शक्ति एक बार जाग जाए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। बच्ची, वो उनकी संदेश वाहक है। बल्ली ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या करें हम? बाबा बोला, या तो उन्हीं की तरह हमेशा के लिए यहीं रहो, या एक शर्त पूरी करो। मैंने पूछा, कैसी शर्त? बाबा बोला, माया को चैन चाहिए, उसे या तो कोई नई आत्मा चाहिए या तुम्हारी यादें। किसी एक को सब कुछ भूलना होगा, अपना नाम, अपना अतीत, सब कुछ। बल्ली घबरा गया। रघु, हम फंस चुके हैं, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। बाबा ने कुछ संस्कृत के मंत्र बुदबुदाए और हमारी ओर एक शीशा बढ़ाया। जिसने खुद को सबसे कम याद रखा है वही बच सकता है। हमने शीशे में देखा। मेरी आंखों में पूरा अतीत था, बचपन, परिवार, दोस्त, सब कुछ। बल्ली की आंखों में सिवाय डर के कुछ नहीं था। बाबा बोला, चुनाव हो चुका है, माया ने बलिदान मांग लिया है। अगले ही पल बल्ली जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। उसकी आंखें अब खाली थीं। वो जी रहा था, लेकिन उसे अब कुछ याद नहीं था। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये जगह क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने बाबा की ओर देखा। क्या अब हम जा सकते हैं? बाबा ने कहा, जा सकते हो, लेकिन अगली बार तुम चुनोगे या तुम्हें चुना जाएगा। हम जैसे तैसे माया घाटी से बाहर निकले। आसमान पहले की तरह ही था, ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर ट्रक फिर से सही सलामत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बल्ली अब बिल्कुल शांत था, ना कुछ बोल रहा था,
ना कुछ पूछ रहा था, बस मुझे घूरता रहता, एक अजीब मुस्कान के साथ। मैंने उससे कई बार पूछा, बल्ली कुछ याद आ रहा है? वो बस मुस्कुराता और कहता, मुझे तो लगता है मैं पहली बार तुझसे मिल रहा हूं। हमने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े। बल्ली मेरे बगल में बैठा था, लेकिन अब उसमें वो पुराना दोस्त नहीं बचा था। वो कभी गाना नहीं गुनगुनाता था, न ही मजाक करता था। उसकी आंखें अब किसी और ही दुनिया में थीं। रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। वहां के मालिक ने हमें देखा और बोला, अरे आप लोग माया घाटी की तरफ से आ रहे हो क्या? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने गंभीरता से कहा, जिसके साथ वो घाटी होती है उसके चेहरे पे एक अलग साया आ जाता है और उसके साथी की आंखों में खालीपन। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पी और ट्रक की ओर वापस लौट गया। अगले 2 दिन में बल्ली की हालत और अजीब होने लगी। वो रातों को अचानक उठ बैठता, अपनी हथेलियों को घूरता और बड़बड़ाता, मैं कौन हूं? मुझे क्यों कुछ याद नहीं? कौन है ये औरत जो हर रात मुझे बुलाती है? मैंने एक बार उसे झकझोर कर पूछा, कौन सी औरत बल्ली? किसकी बात कर रहा है? वो कांपते हुए बोला, वही बच्ची, अब औरत बन गई है। मुझे नींद में आती है और कहती है, तू जागा क्यों? अब मामला और डरावना हो चला था। एक रात जब मैं ट्रक में सो रहा था, मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। आंखें खोली तो देखा, बल्ली ट्रक से उतरकर पास के जंगल में जा रहा था। मैं तुरंत उसके पीछे भागा। जंगल के अंदर वो अकेले किसी को पुकार रहा था, मैं आ गया हूं, तूने बुलाया था ना, मुझे ले चल। और तभी अचानक झाड़ियों से वही बच्ची बाहर आई, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, लगभग 20-22 साल की, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली और गहराई से भरी थीं। वो बल्ली की ओर बढ़ी और उसके कान में कुछ कहा। बल्ली ने मेरी तरफ देखा। रघु, लगता है मैं अब जा रहा हूं, पर तू अगला है। और वो खुद ब खुद अंधेरे में समा गया। मैं चिल्लाया, दौड़ा, मगर कुछ न मिला, ना बल्ली ना वो लड़की। माया अब मुझ में है। मैं वापस ट्रक में लौटा, अकेला और टूटा हुआ। रेडियो खुद चालू हुआ और वही आवाज फिर से गूंजी, जिसने माया को छुआ वो अब खुद माया बनता है। मैंने शीशे में खुद को देखा और मेरी आंखों के नीचे अब वही काले घेरे थे। मैंने महसूस किया, माया अब मेरे अंदर है। बल्ली के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। ट्रक अब भी मेरे पास था, रास्ता भी वही था, मगर अब हर चीज वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। बल्ली की हंसी, उसकी आवाज, वो सुबह की चाय पर तर्क वितर्क, सब जैसे किसी और जन्म की बातें लगने लगी थी। मैं अब खुद से डरने लगा था। मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वही मेरा जीवन था, मगर अब रास्ते बदलने लगे थे। हर जगह माया की छाया दिखने लगी थी। साइड मिरर में कभी किसी की झलक मिलती। रेडियो में वही पुरानी फुसफुसाती आवाजें फिर आने लगी थी, और कभी कभी तो ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद मुड़ने लगता। क्या मैं भी बदल रहा हूं? एक रात जब मैं हिमाचल की ओर से अकेला ट्रक चला रहा था, तभी अचानक ट्रक की लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर सन्नाटा, गाढ़ा कोहरा और सड़क एकदम सूनी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रघु। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे एक बात साफ महसूस हो रही थी, मेरी परछाई अब मेरे साथ नहीं थी। जो साया जमीन पर पड़ना चाहिए था वो नदारद था। और फिर ट्रक की खिड़की पर एक हाथ की छाप दिखी, वही हाथ जो पहले बल्ली देखा करता था, छोटा, बर्फ सा ठंडा और बेहद बेजान। माया की चेतावनी। मैं किसी तांत्रिक के पास गया। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर आंखें बंद की। तू अब इंसान नहीं रहा रघु, तू उस घाटी से लौटा तो है, मगर अकेला नहीं, तेरे साथ कोई और भी आया है। मैंने कहा, कौन आया है? बल्ली? नहीं, उसने धीमे से कहा, बल्ली अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है, मगर जो छाया तू लेकर आया है वो माया की आत्मा है। तू उसे जगाने वाला था, इसलिए अब वो तुझे खुद में बदल रही है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? उसने कहा, नहीं, इससे भी बदतर, तू वो बन जाएगा जिसे तेरा दोस्त बन चुका है, एक जिंदा, चलती फिरती भूली हुई आत्मा, बिना याद, बिना पहचान, सिर्फ माया का एक हिस्सा। सपनों में बल्ली। अब बल्ली हर रात सपने में आता,
लेकिन अब वो मेरा दोस्त नहीं था। वो अब मुझसे कहता, याद रख, अगली बार जब कोई तेरे ट्रक में बैठे, उसे घाटी में ले जाना। अब तू रास्ता है माया तक पहुंचने का। मुझे समझ आने लगा था कि माया घाटी का असर सिर्फ वहां रुकने से नहीं होता, वो मन में घर कर जाती है और इंसान को धीरे धीरे खुद में बदल देती है। अब मैं कौन हूं? मैं अक्सर शीशे में खुद को देखता और हर दिन मेरा चेहरा थोड़ा और बदल जाता। आंखों के नीचे काले घेरे, गालों में गहराई और मुस्कान जो अब अपने आप बनती थी बिना वजह। मुझे अब डर लोगों से नहीं लगता, मुझे डर अब खुद से लगता है। पिछले 3 हफ्तों से मैं अकेले ट्रक चला रहा था। ना बल्ली, ना आवाजें, बस मैं, ट्रक और वो परछाई जो अब मेरे अंदर थी। फिर एक रात मुझे एक लिफ्ट मांगता हुआ मुसाफिर मिला। जगह थी राजस्थान का एक वीरान हाईवे और समय रात के 1:43। एक दुबला पतला लड़का, कंधे पर बैग और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। भाई साहब, जयपुर की तरफ जा रहे हो क्या? मैंने खामोशी से सिर हिलाया। वो ट्रक में चढ़ गया और पीछे की सीट पर बैठ गया। मौसम अजीब है ना? उसने पूछा। मैंने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी। नाम क्या है आपका? मैंने जवाब दिया, रघु। और पहली बार नाम लेते हुए मुझे अजीब झटका सा महसूस हुआ, जैसे मेरे अंदर कोई और नाम भी हो जिसे मैं भूलता जा रहा हूं। सफर शुरू हुआ। हाईवे पर कोई ट्रैफिक नहीं था, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और कभी कभी उड़ती रेत। मैंने मिरर में देखा, लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था, मगर उसकी परछाई सीट पर नहीं थी। नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा। राज, लेकिन कुछ लोग मुझे प्रकाश भी कहते थे। पता नहीं क्यों। ये सुनते ही मेरे ट्रक के रेडियो से आवाज आई, प्रकाश। वह पहला नाम था जिसे माया ने छुआ था। मैंने ट्रक एकदम रोक दिया। तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना? राज घबरा गया। नहीं, मैं तो बस लिफ्ट मांग रहा था। क्या हुआ? ट्रक का माहौल बदल चुका था। रेडियो तेज तेज फड़फड़ाने लगा। ट्रक के शीशे पर धुंधले अक्षर उभरने लगे, वह जागने वाला है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और राज को नीचे उतरने को कहा। उतर जा, जल्दी। वो घबरा कर नीचे कूद पड़ा। भाई साहब, क्या पागलपन है ये? मैंने क्या किया? मैं चिल्लाया। तूने माया को फिर से जगा दिया है। राज भाग गया और मैं फिर अकेला रह गया। अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, अब माया मुझसे सिर्फ सवारी नहीं करवा रही, अब मैं ही माया का रास्ता बन चुका हूं। मुझे अब समझ आने लगा था कि हर बार जब कोई अनजान मुसाफिर मेरे ट्रक में बैठेगा, माया उसे परखेगी। अगर वो अंदर से टूट चुका होगा, खोया हुआ होगा, तो माया उसे अपना बना लेगी, और अगर नहीं तो वो शायद कुछ और ढूंढेगी। सपनों में बल्ली फिर आया। रघु, तू अब सिर्फ खुद का नहीं रहा, माया को रास्ता चाहिए और तू वो रास्ता है। अगला कौन होगा, ये तेरी आंखें तय करेंगी। मैंने पूछा, क्या कोई इस चक्र को तोड़ सकता है? बल्ली मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन उसका नाम तुझे अगली माया बताएगी। मैंने अब एक नियम बना लिया था, कभी किसी को ट्रक में नहीं बैठाना, मगर माया को इंसानों की जरूरत थी और वो किसी न किसी तरह उन्हें मेरे पास भेज ही देती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जगह थी मध्य प्रदेश का एक सुनसान जंगल वाला इलाका। वक्त करीब रात के 3 बज रहे थे। मेरे ट्रक के सामने अचानक एक आदमी आया, पूरी तरह काले कपड़ों में, सिर पर लाल कपड़ा बांधे और आंखों में अजीब सी चमक। भाई, भोपाल तक जाना है, बैठा लो क्या? मैं मना करना चाहता था, मगर मेरी जुबान पर जैसे कोई पहरा बैठ गया, मुंह से निकल गया, बैठ जाओ। वो चुपचाप पीछे बैठ गया। सफर शुरू हुआ और रेडियो एक बार फिर खुद ब खुद चालू हो गया। इस बार एक बेहद धीमी आवाज आई, नाम मत पूछना, नाम लिया गया तो वो जाग जाएगा। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी कुछ बुदबुदा रहा था। तेरा नाम क्या है? मैंने पूछ ही लिया बिना सोचे। वो अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम वो नहीं है जिसे लोग लेते हैं। मेरा नाम नाद है, लेकिन मैं उसी का संदेशवाहक हूं जिसका नाम लेना मना है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन है वो? माया? वो मुस्कुराया, नहीं, माया तो सिर्फ दरवाजा है। जिसके नाम से डर लगता है वो असली सत्ता है। वो जिसे नींद नहीं आती, वो जो हर याद में छिपा है और जो अब तुझ में उतर चुका है।
तेरे ट्रक का सफर अब खत्म नहीं होगा रघु। ये अब रास्ता नहीं, एक यज्ञ है और हर मुसाफिर एक आहुति है। मैंने गुस्से में ब्रेक मारी। क्या तू मुझसे खेलने आया है? वो आदमी ट्रक से नीचे उतरा और जमीन पर बैठ गया। फिर उसने अपनी हथेली में से एक राख की डिबिया निकाली और हवा में उड़ा दी। जैसे ही राख उड़ी, आसमान में अजीब आकृति बनने लगी। एक चेहरा, वही बच्ची जो अब हर बार थोड़ी और बड़ी दिखती है। उस आदमी ने कहा, हर बार जब वो फिर किसी की याद में आएगी, उसकी उम्र बढ़ेगी और जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, उस दिन माया खुद तुम्हारा नाम लेगी और फिर तुम उसे बन जाओगे। मैं कांप उठा। तो मुझे क्या करना होगा? वो बोला, जिसका नाम नहीं लिया गया उसे पहचान। वो इस चक्र को तोड़ सकती है। वो तेरी माँ है। माँ? मैं चौंक गया। मगर मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। उसने आंखें बंद की और कहा, तेरी माँ की आत्मा अब भी माया के दरवाजे पर है। वो उस बच्ची को रोक सकती है, मगर तुझे उसे ढूंढना होगा। एक ऐसी जगह जहां मौत भी डरती है। तांत्रिकों का कुंड। मैंने ट्रक चलाना बंद कर दिया। अब मेरी मंजिल कोई शहर या ढाबा नहीं थी। अब मुझे जाना था वहां जहां मौत भी रुके। तांत्रिकों का कुंड। यह जगह किसी नक्शे पर नहीं थी। लोग इसका नाम लेने से डरते थे और जिन लोगों ने वहां जाने की कोशिश की वो कभी लौटे नहीं। लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मुझे अपनी मां की आत्मा को ढूंढना है, अगर माया के इस चक्र को तोड़ना है, तो मुझे उस कुंड तक पहुंचना ही होगा। सफर की शुरुआत। मैंने ट्रक को एक बीहड़ रास्ते पर मोड़ा। सड़कें कच्ची, चारों तरफ सिर्फ जंगली पेड़ और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। रेडियो एक बार फिर चालू हुआ। इस बार सिर्फ एक शब्द गूंजा, वापसी नहीं। फिर ट्रक का इंजन एक झटके में बंद हो गया। मैंने नीचे उतरकर देखा। सामने एक टूटी हुई पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था, तांत्रिकों का कुंड, प्रवेश निषेध। मैं पैदल ही आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ, और जमीन पर हर 5 कदम पर राख के छोटे छोटे घेरे, जैसे किसी ने पूजा की हो, मगर उल्टी दिशा में। पहली झलक अचानक मुझे दूर एक औरत की आवाज सुनाई दी, रघु बेटा। मैं रुक गया। मेरी सांसें थम गईं। वो मेरी मां की आवाज थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर एक पेड़ के पीछे से एक हल्की सी परछाई उभरी। एक औरत, सफेद साड़ी में। उसके चेहरे पर मां जैसी नरमी थी, लेकिन उसकी आंखें वो माया जैसी काली थी। तू आया है, बहुत देर कर दी बेटा। क्या आप मेरी मां हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ तेरी मां नहीं, मैं उस तांत्रिक मंडल का हिस्सा बन चुकी हूं जिसे तू तोड़ने आया है। सच सामने आया। मां ने बताया कि बचपन में मेरी बलि दी जाने वाली थी। माया उसी रात मुझ में प्रवेश कर गई थी, लेकिन मां ने मुझे बचा लिया। मगर उसकी आत्मा उस मंडल में फंस गई, तांत्रिकों के कुंड में। अब माया पूरी हो चुकी है बेटा, और तुझे वो चाहिए जो उसके चक्र को तोड़ सके। माया की जड़। मैंने पूछा, वो कहां मिलेगी? तेरे अंदर, मां बोली, तेरे हृदय के उस कोने में जहां अब भी बचपन की मासूमियत बची है। लेकिन ध्यान रखना, माया उसे पहले खत्म करना चाहेगी। अंत की शुरुआत। अचानक जमीन कांपने लगी। चारों तरफ धुआं और आग का धुंध बन गया। मां मुझसे दूर हटती चली गई। जा रघु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माया अब जाग चुकी है और अब वो तुझे मिटाए बिना नहीं मानेगी। मैं दौड़ता हुआ कुंड से बाहर आया, मगर मेरी आंखों में अब मां की आंखें थीं। उसका संदेश, उसकी ताकत और उसका प्रेम। अब खेल बराबरी का होने वाला था। कुंड से लौटने के बाद मैं अब वही इंसान नहीं रहा था। मेरे अंदर अब 2 आवाजें थीं, एक मां की जो मुझे बचाना चाहती थी, और दूसरी माया की जो मुझे पूरी तरह निगल जाना चाहती थी। हर सांस एक जंग थी। मां की आवाज मुझे अंदर से गाइड कर रही थी, रघु अब तेरे पास समय बहुत कम है। माया अब पूरी तरह जग चुकी है। उसके अगले कदम का मतलब होगा किसी मासूम की बलि, और तू ही उसका जरिया बन सकता है। मैंने पूछा, क्या मैं इसे रोक सकता हूं? हाँ, अगर तू खुद को पहचान ले। मैंने ट्रक उठाया और उस घाटी की ओर चल पड़ा जहां यह सब शुरू हुआ था, माया घाटी। सफर के दौरान मैं खुद से बातें करने लगा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर माया इतनी शक्तिशाली है तो मां उसके सामने टिक कैसे गई? मां की आवाज आई, क्योंकि माया डर पर पनपती है और मैं प्रेम पर। जहां प्रेम होता है
वहां डर की कोई जगह नहीं होती। अंतिम टकराव में घाटी पहुंचा। रात का समय, आसमान में चांद, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा। जैसे ही ट्रक रुका, चारों तरफ से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। सामने वो बच्ची फिर आई, अब एक जवान औरत का रूप लिए। चेहरा वैसा ही मासूम, लेकिन आंखें आग जैसी। तू फिर आ गया रघु? उसकी आवाज अब एक नहीं, हजारों जैसी थी। तू तो मेरा दरवाजा था, अब क्या बनने आया है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, तेरा अंत बनने आया हूं। माया हंसी और सब कुछ कांप उठा। तेरे पास क्या है रघु? डर, गलती, पछतावा, बस यही ना? मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। नहीं, अब मेरे पास मेरी मां है, उसका प्रेम, उसका त्याग और उसकी आत्मा। यज्ञ का वृत्त मैंने घाटी के बीचों बीच एक गोला खींचा, मां की राख और तांत्रिकों की दी हुई रेखा से। माया ने गुस्से में आकर हमला किया, बिजली, आग और हवा का तूफान। लेकिन जैसे ही वो गोले के अंदर आई, उसकी चीख निकली। नहीं! मां की आवाज गूंजी। अब तेरा रास्ता यहीं खत्म होता है। मेरे बेटे का जीवन तेरा माध्यम नहीं बनेगा। माया तड़पने लगी, उसका चेहरा बदलने लगा। बच्ची से औरत, औरत से बुढ़िया, बुढ़िया से राख, और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सन्नाटा। माया चली गई थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मां की छाया मुझे सहला रही थी। अब जा बेटा, तू आजाद है, पर याद रख, डर कभी खत्म नहीं होता। बस हमें सीखना होता है उससे जीना कैसे है। डर से निकलने के बाद जो सन्नाटा बचता है, वही असली इम्तिहान होता है। माया को हराने के बाद मैंने ट्रक वहीं घाटी में छोड़ दिया। पैदल चलकर एक छोटे से गांव पहुंचा, देवपुर। गांव के लोग मुझे देखकर हैरान थे। तू जिंदा कैसे है? माया घाटी से कोई नहीं लौटा आज तक। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। शायद अब वहां कुछ बचा नहीं, मगर सच्चाई ये थी, मुझ में कुछ बचा नहीं था। हर रात सपनों में वही आवाजें आती थीं, चीखें, राख में ढके चेहरे और सबसे डरावनी बल्ली की हंसी। कहानी तो खत्म हो चुकी थी, फिर ये क्यों? मैंने गांव के पुजारी से बात की। वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव था। बेटा, तंत्र कभी खत्म नहीं होता, उसे बस एक शरीर से दूसरे में भेजा जाता है। तू उस परछाई का हिस्सा बन चुका है। अब तुझे लड़ाई नहीं छोड़नी, बल्कि संभालनी है। तू अभिशप्त नहीं, तू संरक्षक बन चुका है। मैंने पूछा, मतलब अब तू खुद उस दरवाजे का पहरेदार है जिससे तू एक बार गुजरा था। अब अगर कोई और गलती से माया को जगाएगा तो तुझे लौटना होगा। मैं सन्न रह गया। मां तो चली गई थी, फिर अब कौन था मेरे साथ? रात को जब मैं मंदिर में सो रहा था, हवा से एक कागज उड़ता हुआ आया और मेरी गोद में गिरा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसे तूने बचा लिया वही तुझे बचाएगा। क्या ये बल्ली है? क्या माया सच में खत्म हुई या बस छुप गई? सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब अब भी धुंध में छुपे थे। लेकिन अब कहानी में एंट्री हो रही है एक नए किरदार की, मगर माया की छाया अब भी बाकी है। वापसी की दस्तक। डर कभी मरता नहीं, बस नई सांस लेता है। स्थान उत्तर भारत का एक पुराना हाईवे, NH-54। किरदार राजू यादव, उम्र 32 साल, ट्रक ड्राइवर, मजाकिया स्वभाव, लेकिन अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। राजू ने ट्रक चलाना हाल ही में शुरू किया था। उसे किसी ने बताया था कि NH-54 पर रात को ट्रक चलाने के पैसे 2 गुने मिलते हैं। वो तैयार हो गया। पहली रात ही किसी ढाबे पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में डर का समंदर। रात को इस रास्ते से मत जाना बेटा, घाटी के उस पार कोई लौट के नहीं आता। राजू हंस पड़ा। बाबा, आजकल GPS होता है, भूत नहीं। बूढ़ा कांपते हुए बोला, GPS रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल नहीं बदल सकता। अजीब शुरुआत। रात करीब 1:30 पर ट्रक की हेडलाइट्स अचानक अपने आप बुझ गईं। राजू ने ब्रेक मारी, नीचे उतरकर देखा, कुछ नहीं। जैसे ही वो चढ़ा, ट्रक के पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, कोई नहीं था, पर उसके रेडियो पर अचानक एक गाना बजने लगा। एक लड़की भीगी भागी सी। राजू चौंक गया। रे भाई, ये रेडियो चालू ही नहीं किया। और फिर पीछे की खिड़की से एक नन्हा हाथ आया, एक छोटी बच्ची का हाथ। राजू डर के मारे चिल्लाया, कौन है? एक धीमी आवाज आई,
तू रघु को जानता है? राजू सन्न रह गया। रघु? कौन रघु? वही जो माया से बचा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब उसकी अधूरी कहानी तुझे पूरी करनी है। ट्रक का खेल फिर शुरू। राजू के ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सामने एक मोड़ और ट्रक तेजी से घाटी की ओर बढ़ रहा था। वो चिल्लाया, कोई है तो मदद करो। और तभी ट्रक रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला और कोई बैठ गया। रघु? राजू ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ इंसान नहीं रहा। मैं अब दरवाजा हूं और तू अब मुसाफिर है। राजू की आंखों में आंसू थे। कहानी फिर से शुरू हो रही है ना? रघु बोला। नहीं बेटा, यह कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई थी। अगर डर लौट आए तो समझो वो कभी गया ही नहीं था। स्थान NH-40 की घाटी के पास एक पुराना परित्यक्त स्कूल। वक्त रात के 2:45 थे। सामने वही जगह थी जहां सालों पहले माया को बांधा गया था, लेकिन अब वहां चुप्पी नहीं थी। हर दीवार पर कुछ लिखा था, लाल रंग में। मैं अब भी यहां हूं, मुझे भूला नहीं जा सकता। रघु, तुझे क्या लगा ये इतना आसान होगा? राजू कांप गया। ये सब क्या है? रघु ने गहरी सांस ली। ये माया की चेतावनी है। हमने उसे हराया नहीं, बस कुछ वक्त के लिए रोका था। रिटर्न ऑफ द शैडो। अचानक एक कमरा अपने आप खुला। भीतर अंधेरा था, लेकिन एक पुराना स्लाइड प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगी। 1, रघु बचपन में। 2, रघु की मां पूजा करते हुए। 2, बल्ली हंसता हुआ। 4, और अंत में राजू का चेहरा। राजू चौंक गया। यह क्या मजाक है? मैं यहां कभी आया ही नहीं। रघु चुप रहा। हर किसी की कहानी पहले से लिखी होती है। माया की आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुम दोनों सिर्फ मोहरे हो। असली खेल अब शुरू होगा, और इस बार सिर्फ एक बचेगा। टेस्ट ऑफ ट्रस्ट। माया ने चुनौती दी। अगर तुम्हें सच में मुझसे लड़ना है तो एक को दूसरे की बलि देनी होगी। जो बचेगा वही रक्षक कहलाएगा, और जो मरेगा वही द्वार बनेगा। राजू कांपता रहा। रघु, क्या हम फंस गए हैं? रघु की आंखों में आंसू थे। मैंने इस रास्ते को चुना था, तू तो बस मेरी वजह से खिंच गया। लेकिन अब अगर माया को सच में हराना है तो हमें उसे उसकी ही शर्तों पर हराना होगा। बलिदान या बगावत? कमरे की छत से रस्सी लटकने लगी। नीचे एक दायरा खींचा था जिसमें लिखा था, सिर्फ एक रास्ता, मौत या मुक्ति। लेकिन तभी रघु ने कुछ अनोखा किया। उसने रस्सी खींचकर जमीन पर फेंक दी और कहा, हम इंसान हैं। भले ही माया शक्तिशाली हो, लेकिन हमारी एकता उसके तंत्र को तोड़ सकती है। राजू ने उसका हाथ थाम लिया। तू अकेला नहीं है रघु, अब हम 2 हैं। माया चीखी। तो लो, अगला पड़ाव तैयार है। अब डर सिर्फ कमरे में नहीं, पूरे गांव में फैलेगा। जब बुराई छुपकर नहीं, खुलेआम चलती है, तो समझो अंत निकट है। स्थान देवपुर गांव। वक्त सुबह के 4:15। रघु और राजू जैसे ही घाटी से लौटे, उन्हें गांव कुछ बदला बदला सा लगा। ढाबा बंद पड़ा था, मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन कोई आरती नहीं हो रही थी। गली में बच्चे नहीं खेल रहे थे, और सबसे खौफनाक, हर घर के दरवाजे पर राख से बनी एक लकीर खींची हुई थी। राजू ने पूछा, क्या ये उसी की निशानी है? रघु बोला, नहीं, ये उसकी हाजिरी है। माया अब हर घर में है। पहला शिकार, गांव के चौकीदार की बेटी, छोटी सी गुड़िया जो हमेशा पेड़ पर झूला झूलती थी। आज वो पेड़ खाली था। चौकीदार बदहवास हालत में मंदिर में बैठा था, बड़बड़ाते हुए। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। रघु ने उसका कंधा पकड़ा। क्या हुआ? कल रात दरवाजा खटका, देखा तो एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक भीगी हुई, और कह रही थी, गुड़िया मेरा नाम है, मुझे मेरा घर चाहिए। और सुबह गुड़िया गायब थी। राजू बुरी तरह डर गया। भाई, ये तो अब सीरियस हो गया है। गांव की गूंज पूरे गांव में अफवाह फैल चुकी थी। माया वापस आ गई है। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे, बाकी लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन माया का खेल यही नहीं रुका। वो अब सपनों में आने लगी थी। एक किसान ने बताया, मैंने देखा मेरे खेत में मेरी ही लाश दबी पड़ी है, और मेरी बीवी उस पर हंस रही है। मैं चीखा तो मेरे मुंह से राख निकली। माया अब चेतावनी नहीं,
सजा देने आई है। रघु ने गांव के पुराने मंदिर में सभी को इकट्ठा किया। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। माया अब हमें बर्बाद नहीं, अपने कब्जे में लेना चाहती है। हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा, वरना अगली सुबह ये गांव सिर्फ एक कहानी बन जाएगा। तैयारी शुरू। रघु और राजू ने गांव के बच्चों से राख की लकीर मिटवानी शुरू की। महिलाओं को नींबू और हल्दी से दरवाजे सजाने को कहा गया। पुराने तांत्रिक मंत्रों से मंदिर में 24 घंटे की हवन चालू की गई। लेकिन एक घर से तेज चीख सुनाई दी। गुड़िया लौट आई थी, लेकिन अब वो गुड़िया नहीं रही। उसकी आंखें काली थीं, शरीर ठंडा और उसकी हंसी बिल्कुल बल्ली जैसी। खेल अब गांव के अंदर है। जब मासूमियत के चेहरे पर बुराई हंसने लगे तो समझो कि डर ने अपना रूप बदल लिया है। स्थान देवपुर गांव, पंडित राम स्वरूप का घर। वक्त सुबह के 5:30। गुड़िया वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी आंखें, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं था। मां, देखो, मैं वापस आ गई। उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी, बल्कि एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई नकली स्वर हो। पंडित रामस्वरूप की पत्नी ने जैसे ही उसे गले लगाने की कोशिश की, गुड़िया ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी नहीं रही, अब तुम सब मेरी हो। काली खेल की शुरुआत। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से पानी नहीं, खून निकलने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, लेकिन उल्टी आवाज में। गायब हुए लोगों के नाम पेड़ों की छाल पर खुदे मिले। राजू ने गुड़िया को खेतों में देखा। वो अकेली झूला झूल रही थी, लेकिन हर झूले के पीछे कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही थी। राजू चिल्लाया, गुड़िया, तू ठीक है? वो मुड़ी और बोली, राजू चाचा, क्या आपने भी मुझे मारने की प्लानिंग कर ली है? राजू सन्न। मन का भूत रघु ने महसूस किया कि अब माया सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी कब्जा कर रही है। हर इंसान अपने सबसे बड़े डर को जीने लगा। किसी को लगने लगा कि वो जिंदा जल रहा है, किसी को अपने ही बच्चे दुश्मन लगने लगे, और कुछ लोग खुद को मारने लगे। गुड़िया बीच गांव चौपाल में बैठी थी और कुछ गा रही थी। एक थी माया, डर से भरी, सबको चाहिए थी उसकी परी। जब आई माया, मुस्कान लाई, अब सबकी दुनिया राख बनाई। रक्षा की आखिरी उम्मीद। रघु ने गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक नागा बाबा को बुलवाया। नागा बाबा अंधे थे, लेकिन महसूस सब करते थे। उन्होंने कहा, ये बच्ची नहीं है, ये माया का बीज है। इसे न हटाओगे तो डर पेड़ बन जाएगा, लेकिन मारोगे तो डर तुम्हारे अंदर समा जाएगा। राजू बोला, तो करें क्या? नागा बाबा मुस्कुराए, इसे फिर से मासूम बनाना होगा, डर से नहीं, प्यार से। ये माया की सबसे बड़ी हार होगी। सच्ची परीक्षा। रघु ने गुड़िया को गोद में लिया, उसके माथे पर हल्दी लगाई और वही ललबाई गुनगुनाई जो उसकी मां सुनाया करती थी। सो जा गुड़िया रानी, डर भागे तेरी कहानी। गुड़िया कांपने लगी। उसकी आंखों से काली रोशनी निकली और आसमान में एक काली परछाई बन गई। माया चीखी, तुमने मेरी सबसे बड़ी चाल तोड़ी। अब मैं सीधे आऊंगी अपने असली रूप में। जिस डर को अब तक परछाई समझते रहे, वो असल में हमारी ही परछाई थी। स्थान देवपुर गांव का श्मशान घाट। वक्त रात के 12 बजे। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। रात को हवा भी कुछ कहने लगी थी। एक पुराना मंत्र, एक अनजाना नाम, एक बदला हुआ खेल। गुड़िया अब ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो होश में आई, उसने एक बात कही, चाचा। वो कह रही थी कि अब वो खुद आएगी। कह रही थी, अब मैं छुपने नहीं, जलाने आऊंगी। रघु और राजू दोनों समझ चुके थे, माया अब अपने असली रूप में प्रकट होने वाली है। श्मशान की पुकार। गांव के पुजारी के सपने में आया संकेत। रात 12 बजे श्मशान की सबसे पुरानी चिता पर जो खड़ा होगा, उसे माया का चेहरा दिखेगा। रघु ने फैसला किया, मैं जाऊंगा। राजू ने उसका हाथ थामा, इस बार तू अकेला नहीं जाएगा। दोनों रात के ठीक 12 बजे श्मशान पहुंचे। चिता की राख अब भी गर्म थी, जैसे कोई हाल ही में जला हो। और फिर हवा थम गई। चारों ओर से भूरे धुएं का गुबार उठने लगा। चेहरे का उदय। राख से एक आकृति उभरी, धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। और फिर उन्होंने देखा, एक औरत, सिर से पांव तक लाल साड़ी में लिपटी, माथे पर लंबा सिंदूर और आंखें सीधी रघु की आत्मा को घूरती हुई। तूने मुझे क्यों छोड़ा रघु? रघु कांप उठा। माया, तू मरी थी। मरा शरीर था, मेरी पीड़ा नहीं।
तूने मुझे चिता पर छोड़ा बिना जवाब दिए। अब जवाब देने की बारी मेरी है। सच सामने आया। रघु फूट पड़ा। मैं तुझसे प्यार करता था माया, लेकिन बल्ली ने सब बर्बाद कर दिया। मैं डर गया था। जब उसने तुझ पे हाथ उठाया मैं भाग गया। मैं कायर था। माया की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो खून जैसे दिखते थे। मुझे बस एक बात चाहिए, सच का जवाब नहीं, बल्कि तेरा पश्चाताप। जिस चिता ने मेरा शरीर जलाया था, उसी पर तेरी आत्मा भी जलनी चाहिए। न्याय या शाप? माया ने रघु को चिता पर खींच लिया। राजू चिल्लाया, नहीं। लेकिन रघु शांत था। अगर मेरा मरना तुझे शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात बता माया, क्या तुझे तसल्ली सच में चाहिए या सिर्फ बदला? माया रुक गई। उसकी आंखों में एक बार फिर दर्द छलका। वो थर-थर आई और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो अब एक साधारण औरत लग रही थी, जिसके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिसे इश्क में धोखा नहीं, डर मिला था। और फिर वो मुस्कुरा दी। मुक्त हो गई। माया ने अपना हाथ रघु के सिर पर रखा। तेरी सजा तेरा पछतावा था, अब मुझे चैन मिल गया। अब मेरा खेल खत्म, लेकिन हर कहानी की छाया हमेशा बाकी रहती है, और वो राख बनकर उड़ गई। कभी कभी डर चला नहीं जाता, वो बस छुप जाता है। स्थान देवपुर गांव वक्त। अगली सुबह 6 बजे। गांव की सुबह सालों बाद इतनी शांत थी। पंछी फिर से चहचहाने लगे थे। मंदिर में घंटी बजी। बच्चे गलियों में दौड़ते दिखाई दिए। रघु और राजू मंदिर के सामने बैठे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में एक हल्की सी मुस्कान। माया चली गई, राजू ने कहा। रघु ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, लेकिन निशान छोड़ गई। गांव में बदला क्या? मंदिर के पुजारी ने एक नई पूजा शुरू की, शांति यज्ञ। हर घर के दरवाजे पर अब हल्दी और चूने की लकीरें थीं, लेकिन अब वो डर से नहीं, श्रद्धा से थीं। स्कूल में बच्चों को अब कहानियों में भूत नहीं, सच्चाई और पछतावे की बातें सिखाई जा रही थीं। राजू ने पूछा, क्या तू अब फिर से ट्रक चलाएगा? रघु हंस पड़ा। सालों तक जो सड़कों पर भागा, अब वो मन से रुक गया है। अब बस यही गांव है, यही मेरी मंजिल। माया का घर गांव की सीमा पर एक पुराना टूटा हुआ मकान था, जहां कभी माया रहती थी। गांव वालों ने तय किया कि वो उसे गिराकर माया पुस्तकालय बनाएंगे, जहां बच्चों को सिखाया जाएगा कि डर को छुपाओ मत, समझो, और पछतावे से भागो मत, माफी मांगो। एक आखिरी खत। गुड़िया ने एक दिन रघु को एक खत दिया। चाचा, ये उस जगह से मिला जहां आप और माया आखिरी बार मिले थे। रघु ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्यार से भरे रिश्ते को डर ने हरा दिया था, लेकिन अब डर को पछतावे ने जला दिया। मुझे मुक्ति मिली, पर तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए, कभी किसी डर से भागना मत। माया। रघु ने वो खत मंदिर के सामने दीपक के नीचे रख दिया। कहानी पूरी नहीं, अमर हो गई थी। कुछ कहानियां गांव में दफन नहीं होती, वो पहियों के नीचे फिर से जिंदा हो जाती हैं। स्थान देवपुर से बाहर निकलती सड़क वक्त। दोपहर 3 बजे 6 महीने बीत चुके थे। देवपुर अब पहले जैसा शांत और सामान्य हो चुका था। रघु ने खेत में बैठकर अचानक कहा, राजू, ट्रक अब भी वहीं खड़ा है, जानता है? राजू मुस्कुराया। तो क्या आप फिर चलाएंगे? रघु ने जवाब दिया, अब डर से नहीं, खुद से लड़ने के लिए। नया रास्ता, नया सफर। पुराना ट्रक अब धूल से ढंका हुआ था। राजू ने उसके बोनट से धूल हटाई। अरे, ये तो अब भी धड़कता है। दोनों ने ट्रक की मरम्मत शुरू की। नई सीट कवर, नया स्टीयरिंग ग्रिप और डैशबोर्ड पर एक छोटा सा ताबीज, जिसमें माया की आखिरी चिट्ठी का हिस्सा था। पहला पड़ाव, कोलाघाट घाटी। ये जगह कभी मशहूर थी गायब होती गाड़ियों के लिए। रघु और राजू ने वहीं चुना, क्योंकि डर से लड़ना अब आदत बन चुकी थी। रास्ता सुनसान था। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन ट्रक का रेडियो अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया, और उसी पर बजने लगी एक पुरानी रिकॉर्डिंग। एक ट्रक में 2 दोस्त निकले थे सफर पर रास्ता उन्हें कहीं और ही ले गया, जहां ट्रक की रफ्तार नहीं, आत्माओं की आहें चलती थीं। राजू ने रेडियो बंद किया। भाई, ये तो जैसे हमारी ही कहानी है। रघु गंभीर हो गया। हमारी नहीं, शायद अब किसी और की शुरुआत है। रात का पहला मोड़। रात के 1:15 पर ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद दुपट्टे में हाथ उठाए हुए। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी,
लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। राजू ने ब्रेक मारे। रघु बोला, मत उतारना, इस बार पहले सोचेंगे। राजू ने कांच से पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वो बोली, जहां ट्रक पहले भी रुका था, जहां माया ने पहली बार देखा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह संयोग था या फिर माया की छाया फिर से ट्रक पर सवार हो चुकी थी? कभी कभी सफर सिर्फ दूरी नहीं, पुराने जख्म भी नापता है। स्थान, कोलाघाट घाटी का पुराना मोड़। वक्त, रात 1:30 वो लड़की अब ट्रक में बैठ चुकी थी, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सीधी आगे देख रही थीं, लेकिन लगता जैसे वो कहीं और देख रही हो। राजू ने धीरे से पूछा, नाम क्या है आपका? वो बोली, स्वरा। मैं उस जगह जाना चाहती हूं जहां लोग ट्रक छोड़कर भाग जाते हैं। रघु चौंका, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता? स्वरा ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि मेरा इंतजार उसी मोड़ पर खत्म होना है जहां किसी ने वादा तोड़ा था। पहाड़ों की पुकार। जैसे ही ट्रक घाटी में दाखिल हुआ, टायर अपने आप धीमे चलने लगे, स्पीडोमीटर गड़बड़ाने लगा, जीपीएस घूमने लगा और रेडियो से फिर वही आवाज, जो वादा अधूरा छूट गया उसकी सजा अभी बाकी है। राजू ने घबराकर रघु को देखा। भाई, ये सब फिर शुरू हो रहा है क्या? रघु ने गहरी सांस ली। माया का चेहरा बदल गया है, पर उसका खेल शायद नहीं। स्वरा का सच। रास्ते में ट्रक एक टूटे हुए पुल के पास रुका। स्वरा खुद उतर गई और कहा, मैं यहीं उतरूंगी। राजू ने पूछा, यहां? आधी रात को? स्वरा बोली, यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। 5 साल पहले एक ट्रक ने मेरी बहन को कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया, मुझे बस उसका नाम याद है, रघु। रघु सन्न। उसे झटका लगा। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। स्वरा ने उसकी आंखों में देखा। पर डर से भागे तुम थे। शायद उस ड्राइवर को तुमने छुपाया था। राजू बोला, तू बल्ली की बात कर रही है? रघु ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, बल्ली ही था। स्वरा ने हवा में कुछ लिखा और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अब मेरी बहन की आत्मा तुम्हारे ट्रक से बंध गई है। जब तक तुम सच्चाई कबूल नहीं करते, ये ट्रक किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। भूत की रफ्तार। ट्रक का इंजन बंद हो गया। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, गियर अपने आप बदलने लगे। ट्रक ने तेजी से पीछे चलना शुरू किया, घाटी की तरफ। रघु और राजू बुरी तरह डर गए। स्वरा चीखने लगी, कबूल करो कि तुमने बल्ली को छुपाया, कि तुम भी उसकी तरह दोषी थे। रघु चिल्लाया, हाँ, मैं दोषी हूं। मैंने बल्ली को छुपाया। मैं डर गया था, माफ करना। ट्रक एकदम से रुक गया। स्वरा मुस्कुरा दी। अब मेरी बहन को शांति मिल गई। और फिर वो धुंध बनकर हवा में घुल गई। हर सफर की आखिरी मंजिल मोक्ष नहीं होती, कुछ मंजिलें शाप होती हैं। स्थान, कोलाघाट घाटी से 80 किलोमीटर आगे। वक्त, सुबह 4:30। रघु और राजू चुपचाप ट्रक चला रहे थे। रात अब खत्म हो रही थी, पर आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। स्वरा भी चली गई। राजू ने कहा, तेरा सारा अतीत अब साफ हो गया भाई, अब बस वापस गांव लौट चलें। रघु ने कहा, गांव नहीं, एक आखिरी जगह बाकी है जहां सब शुरू हुआ था, बल्ली का घर। पुराना दरवाजा। बल्ली का घर अब खंडहर बन चुका था। छत गिर चुकी थी, दीवारों पर बेलें उग आई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने दीवार पर लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। नीचे बल्ली की तस्वीर लगी थी और उसके ठीक सामने रखी थी एक डायरी, धूल और राख में सनी हुई। रघु ने डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि मैंने जो किया वो डर में किया। मैंने स्वरा की बहन को मारा, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी अपने दोस्त को चुप कराना। रघु, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मुझसे माफी मांगने मत आना। मैं अब माफ करने लायक नहीं रहा। साया अभी बाकी है। तभी ट्रक के हॉर्न अपने आप बजने लगे, 3 बार लगातार, और ट्रक के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, 1 लास्ट राइड। राजू चिल्लाया, रघु, कोई ट्रक के अंदर है। ट्रक के पास जाकर देखा, ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। साया, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें थीं, सुलगती हुई, जैसे राख से जली हो। रघु फुसफुसाया, बल्ली। साया ने सिर हिलाया। तू अब भी भटक रहा है? साया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और ट्रक के गियर पर रखा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। अंतिम मोड़। साया ने इशारा किया, बैठो।
रघु और राजू ट्रक में बैठे। अब वो खुद ट्रक नहीं चला रहे थे, बल्ली चला रहा था। रास्ता सीधा एक घाटी की ओर जा रहा था, जहां सुबह की पहली किरण उतर रही थी। और फिर साया बोला, पहली और आखिरी बार, मुझे मुक्ति चाहिए उस रास्ते से जहां मैंने सब कुछ खो दिया। अब इस ट्रक को वहीं छोड़ दो और आगे मत देखना। ट्रक रुका, साया उतरा और घाटी की तरफ चला गया। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। बल्ली अब मुक्त था। और फिर रघु ने ट्रक की चाबी निकाल दी। राजू ने पूछा, अब क्या? रघु बोला, अब ट्रक नहीं, शांति चलानी है। कभी अगर फिर डर आए तो मैं उसका रास्ता बन जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। डर के साए अब मिट चुके हैं, पर कहानी अब भी जिंदा है। स्थान देवपुर गांव वक्त। 10 दिन बाद रघु और राजू लौट चुके थे। ट्रक को उन्होंने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था, जहां एक पट्टिका लगाई गई। यह ट्रक अब नहीं चलेगा, लेकिन इसकी कहानी उन रास्तों पर जरूर चलेगी जहां लोग डर से भागते हैं। याद रखो, डर से भागना आसान है, पर उसका सामना करना इंसान बनाता है। गुड़िया की कहानी। गुड़िया अब स्कूल जाती थी। वो हर दिन अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाती। मेरे चाचा रघु और राजू की डर वाली सच्ची कहानी। बच्चे पहले डरते, फिर सुनते और फिर पूछते, और फिर क्या हुआ? गुड़िया मुस्कुराकर कहती, फिर डर हार गया और इंसान जीत गया। रघु का बदलाव। रघु अब गांव का एक नया काम कर रहा था। वो एक कहानीकार बन गया था। हर हफ्ते मंदिर के बाहर लोग इकट्ठा होते और वो ये कहानी सुनाता। हम दो दोस्त थे, एक ट्रक, एक आत्मा, एक पछतावा और फिर एक सफर जिसने सब बदल दिया। लोग पूछते, सच में हुआ था ये? रघु हंसकर कहता, जो महसूस कर लो वही सच होता है। राजू की राह। राजू अब बच्चों को ट्रक चलाना सिखाता था, लेकिन हर क्लास के अंत में कहता, पहियों को चलाना सीखो, लेकिन दिल से डर को हटाना ज्यादा जरूरी है। अंत नहीं, सीख है। एक रात मंदिर के पुजारी ने एक आखिरी सवाल किया, तो अब इस कहानी का क्या नाम रखोगे रघु? रघु ने आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे, जैसे सब सुन रहे हों, और कहा, इसे कहो दोस्ती, डर और एक ट्रक की आत्मकथा। कहानी समाप्त।